Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So, this is the second episode of Must Do Questions of Para Summary. We have already done two videos. Right? I'll ensure that the links are in the description. हमने एक सिर्फ strategies पे डिस्कशन किया था कि पैरा समरी क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, और जो पार्ट वन है उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं. आज भी जो क्वेश्चंस हम पिक करेंगे इस वीडियो में, both the questions have been previously tested, so you'll get a good exposure and flavor of the difficulty level and type of passages that you can encounter for this particular topic. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, पैरा समरी के क्वेश्चंस में आपको मैं बार बार यही एक बात समझाती हूं कि अल्टीमेटली आपको समझना है कि द गेम इज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग. तो जब तक चाहे आप पैरा जंबल्स का क्वेश्चन ले लो, चाहे आप आरसीज का क्वेश्चन ले लो, चाहे पैरा समरी का ले लो, ऑड वन आउट का ले लो, जब तक आपको गिवन कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा आप सही आंसर्स तक नहीं पहुंच सकते. तो हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है कि हम समझें कि कैसे एक पैरा समरी के क्वेश्चंस में व्हाट इज द कॉमन आइडिया दैट इज फ्लोइंग. वी शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, राइट. वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रैशनल, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, what is the reason behind creating the argument, what is the author trying to make us believe, what is the author trying to convey, right? This is very crucial. So that is the reason the first step always is to understand the passage, then understand what is the driving factor, main idea for writing the entire discussion. अगर हो सके तो सेंटेंसेस में एक लॉजिकल रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए. स्ट्रक्चर समझिए, देखिए कि कैसे आइडियाज फ्लो कर रहे हैं, उससे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होती है, विच डेफिनेटली गिव्स अस द एज व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग द आंसर चॉइसेस, राइट. उसके बाद जितना हो सके ट्रांजिशंस पे फोकस करिए. आप कहते होंगे मैम आप कितनी बार ट्रांजिशंस बताएंगी, बट मैं आपको एग्जाम तक कहूंगी कि ट्रांजिशंस बहुत क्रूशियल है, बहुत हेल्प करते हैं पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को सॉलिड करने पे. तो जितना हो सके वर्ड्स लाइक देयरफॉर, हेंस, बट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, फर्दरमोर, इन एडिशन टू, ऐसे वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिए, राइट. इससे क्या होता है, पैसेज को समझना बूझना बहुत ईजी हो जाता है. Another important point which I always say कि verbal ability, reading comprehension के questions में जितना हो सके incorrect answer choices को eliminate करते जाइए, जो बचेगा वो correct answer है. हम क्या करते हैं, हम कई बार select करने की कोशिश करते हैं और तब हम दुविधा में पड़ जाते हैं. So understand this, that you know the way we are thinking, the way we are creating a sentence, the way our logic works can vary with the logic, the thinking, the thought process of the paper setter, है ना. तो सबके thought processes अलग अलग है, और जब लैंग्वेज होती है, यही आप पॉजिटिव बात कह सकते हैं भाषा की, सब अपने तरीके से अपने विचार रख सकते हैं, राइट. बट देन दैट्स द लिमिटेशन. तो अगर आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कुछ क्वेश्चंस में कि मैम ये आंसर चॉइस में मजा नहीं आ रहा, ये बहुत बढ़िया आंसर चॉइस नहीं है, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ. बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि जो करेक्ट आंसर चॉइस होती है वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है. इसलिए मेरा सजेशन रहता है कि आप इस बात पे श्योर हो जाइए कि जो बाकी तीन ऑप्शन है वो तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है. और जब आप एलिमिनेशन करने लग जाओगे, आप इतना इंप्रूवमेंट देखोगे अपने VARC के स्कोर्स में. प्लीज ट्राई दिस एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू. ठीक है, तो अब एलिमिनेशन कैसे करेंगे. एक तो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली बॉस तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में ऑथर ही है जिसका आप पैराग्राफ ले रहे हो, राइट. सो यू कांट हैव एनी आंसर चॉइस विच इज स्ट्रॉन्गर देन द क्लेम मेड बाय द ऑथर. सो बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू एनकाउंटर वर्ड्स लाइक ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली, मस्ट, नेवर. और मैंने इसका रैशनल बता दिया, राइट. अगर ऑथर एक्सट्रीम स्टेटमेंट देता है और चॉइस एक्सट्रीम ऑप्शन ऑफर करती है, फिर वो कोई एक्सट्रीम लैंग्वेज नहीं है. बट ऑथर ने कहा कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, चॉइस बोले होगा ही, तो यहां पर एक्सट्रीम हो जाता है, राइट. पर फिर भी जब आपको ये वर्ड्स मिले ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली, मस्ट, नेवर, आपको हमेशा सस्पिशियस रहना है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई ऐसी आंसर चॉइस जो मीनिंग ही टैंपर कर दे या डिफरेंट इंटेंटेड मीनिंग को प्रेजेंट कर दे ऑप्शन में, वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. अब ये तो आप बड़ा लॉजिकली बिलीव करोगे, क्योंकि पैरा समरी है, समरी ऑफ द गिवन पैसेज देना है, कोई आउटसाइड पॉइंट या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो नहीं लेकर आ सकते. अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि
जो ऑप्शंस आपने अब करे होंगे आई एम श्योर पैरा समरी के क्वेश्चंस, तो कुछ फ्रेजेस उठा लेते हैं जो पैराग्राफ से बड़े सिमिलर होते हैं और वहां पर उन फ्रेजेस को यूज करते हुए एक आंसर चॉइस क्राफ्ट कर देते हैं जो ट्वीक्ड होती है। तो क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उस वर्ड ट्रैप में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ सा वर्ड है, देखा हुआ सा वर्ड है, एंड एट टाइम्स वी we tend to mark incorrect answer choices. So that's something that we are not going to do, right? Context में ही रहना है जितना हो सके, right? So these are few pointers that you need to keep in mind. बाकी अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो यू हैव टू वॉच द डिटेल वीडियो. नाउ लेट्स गेट द क्वेश्चन स्टार्टेड. तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं साइड में हो जाऊंगी ताकि आप आराम से पैराग्राफ पढ़ सको और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑन योर ओन, एंड देन आफ्टर सम टाइम वेन एवर यू फील लाइक कि बस अब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, 1 मिनट ले लिया मैंने, यू कैन रिज्यूम वॉचिंग द वीडियो. ठीक है जी, चलिए. So let's see the first question that we have. I think this has been tested in 2020. तो एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है, रीड करिए. I'll just step aside ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए in reading the paragraph and you can mark the answer choice correctly. So this has been tested in CAT 2020, right? तो अब हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स रीड व्हाट इज द पैसेज ट्राइंग टू कन्वे. CAT 2020, लाइक आई सेड, दिस इज अ PYQ, राइट. कोशिश मैं बार बार यही करती हूँ कि PYQs इनकॉर्पोरेट कर लें. आपको भी जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना चाहिए. कई बार हमें लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे कैट में, हमसे तो होंगे ही नहीं, राइट. तो जब आप क्वेश्चन देखते हो आपको लगता है अरे वाह ये तो डुएबल है, सो दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस. कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है एफर्ट करने की, वी आर वेरी स्ट्रांग, बट व्हेन यू सी द क्वेश्चन आपको लगता है यार ये तो डिफिकल्ट आ गया, आई नीड टू बकल अप, आई नीड टू प्रिपेयर मोर. सो आइदर ऑफ द वेज इट्स गिविंग you good understanding, isn't it? चलिए पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं. So all humans make decisions based on one or a combination of two factors. तो अब हमें पता चल गया कि डिसीजन की बात हो रही है. हो सके तो आप यहाँ पे भी मैपिंग कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है. अगर कहीं आपको लगता है ना कि आपका फोकस थोड़ा सा डगमगाता है या कई बार इंफॉर्मेशन को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है तो आप कर सकते हो. आपको लगता है कि नहीं मेरी तो रीडिंग सॉलिड है, मुझे कोई मैपिंग की जरूरत नहीं है, वो फिर आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, राइट. सो ये क्या कह रहे हैं, दिस इज आइदर इंट्यूशन और इंफॉर्मेशन. तो दो कीवर्ड्स ऑथर ने इंट्रोड्यूस कर दिए, एक तो इंट्यूशन हो गया और दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया. तो कह रहे हैं कि डिसीजन के लिए हम क्या किस पे डिपेंडेंट है, या तो इंट्यूशन पे या इंफॉर्मेशन पे. डिसीजन मेड थ्रू इंट्यूशन आर यूजुअली फास्ट. तो फिर उसने इंट्यूशन के डिसीजंस पे बात करनी शुरू कर दी है, राइट. उसने क्या कहा कि इंट्यूशन का डिसीजन क्या होता है, फास्ट होता है. पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, इट इज क्वाइट फिलोसॉफिकल. मीनिंग तो एक तो बोला फास्ट, पीपल डोंट थिंक, दूसरा फिलोसॉफिकल हो गया, right. That someone who made a decision based on intuition will have difficulty explaining the reasoning behind it, right. So the decision maker would often utilize her senses in drawing conclusion, which again is based on some experience in the field of study. तो यानी कि basically जो पहला पर्सपेक्टिव है कि जो इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है वो क्विक होती है, वो फिलोसॉफिकल है क्योंकि उसको समझाने में कई बार जो ऑथर है या जो डिसीजन मेकर है उसको डिफिकल्टी आती है. देन व्हाट इज द पॉइंट दैट इज एडेड, दैट इट इज द डिसीजन मेकर यूटिलाइजेस हर सेंसेस टू ड्रॉ द डिसीजंस व्हिच कैन बी बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस, राइट. ठीक है. ऑन द अदर साइड, मैंने आपको कहा था ना ट्रांजिशन वर्ड्स देखो, आप सुना करो, ये वाली बात आपको बहुत हेल्प करेगी. तो यानी कि ऑन द अदर साइड से आपको पता चल गया ना, चलो अब इंट्यूशन की कहानी खत्म हो गई, अब देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, राइट. सो यू आर गाइडेड बेटर. So on the other side of the spectrum we have decisions based on information. तो अब यहाँ पर ऑथर ने दूसरा पर्सपेक्टिव ले आया कि भाई इंफॉर्मेशन पे भी डिसीजन लेते हैं. These decisions are rational, ठीक है. It is based on facts and figures, which unfortunately also means that this decision making can be slow. The decision maker would frequently use reports, analysis, and indicators to form her conclusion. This methodology results in accurate,
quantifiable decisions, meaning that the person can clearly explain the rationale behind it. तो अब यहां पर उसने कह दिया कि इंट्यूशन का डिसीजन कैसा है, फास्ट है, राइट, फिलोसॉफिकल है, मतलब एक बहुत ऑथर जो डिसीजन मेकर है, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग ऑथर अगेन एंड अगेन, पर जो डिसीजन मेकर है वो क्या करेगा, उसके पास कोई हो सकता है डिफिकल्टी आ जाए उसको अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करने को, सेंसेस पे बेस्ड होगा, और हो सकता है उस फील्ड में एक प्रायर एक्सपीरियंस हो, वो उसके डिसीजन को ड्राइव कर रहा हो। और जो दूसरा टाइप का डिसीजन मेकिंग है विच इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो ऑथर को लगता है कि रैशनल डिसीजंस देगा, राइट, यहां पर इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसके पास फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, एक लॉजिक होगा अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, आसान लैंग्वेज है। आप देखिए पैरा समरी के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि आपके कुछ बियॉन्ड आ गया, बहुत ही इजी फ्री फ्लोइंग इंफॉर्मेशन है। अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। अगेन आई विल जस्ट स्टेप असाइड सो दैट यू कैन सी द आंसर चॉइसेस एंड टेक अ कॉल। वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट वंस, राइट, इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। इसका आपको हर बार ध्यान रखना है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू द द ट्रैप, और एक बार आपको सॉर्टेड हो गया कि एलिमिनेशन करना है, आपको हैबिट पड़ गई, तो फिर आपको बहुत मजा आने लग जाएगा। चलिए, आई एम श्योर आपने देख लिया होंगे ऑप्शंस, तो देखते हैं। व्हाइल डिसीजंस बेस्ड ऑन इंट्यूशन कैन बी मेड फास्ट, द रीजन दैट लेड टू दीज कांट बी स्पेल्ड। तो ये बात तो ठीक है, बट इसमें पैरा समरी है, तो भाई डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन तो आप उड़ा ही गए। मतलब आप सोच रहे इतना आसान सवाल, इतना इजी एलिमिनेशन, तो डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं किया। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, सो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। आई होप इट इज करेक्ट। जब डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है तो इंट्यूटिव भी है, और जो दूसरा डिसीजन मेकिंग है विच इज ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन, वो भी है। तो इसमें तो ये सेंटेंस सही है। तो आपको देखना है कि मल्टीपल सेंटेंसेस पैराग्राफ के बेसिस पे सही हो सकते हैं, पर समरी का मतलब तो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन है ना, तो आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना है। तो पहला सही है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द समरी ऑफ द डिस्कशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने पहली चॉइस एलिमिनेट कर ली। We make decisions based on intuition और information on the basis of time available। इन्होंने कहा कि इंट्यूशन का जो डिसीजन है ये फास्ट होता है, और इंफॉर्मेशन का स्टेटमेंट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्लो होता है। पर इसने ये कहीं नहीं किया हम अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनाते हैं, राइट। सो अगेन दिस इज ट्वीकिंग द इंफॉर्मेशन, दिस इज टैम्परिंग द मीनिंग। उसने कहा कि जब आप इंट्यूटिवली डिसीजन लेते हो तब वो आप क्विकली ले लेते हो, और जब आप फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे जाते हो, जब आपका डिसीजन के पीछे इंफॉर्मेशन का एनालिसिस होता है, तो वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। पर ये कहीं नहीं कहा कि भाई आपको इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते आप कि जब हमारे पास जैसे टाइम की अवेलेबिलिटी होगी वैसे हम डिसीजन लेंगे। अगेन, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। It is better to make decisions based on information because it is more accurate and the rationale behind it can be explained better. No such comparison। भाई कहां बोला उसने बेटर है, उसने कहा इसके पीछे की रैशनल आप समझा सकते हो, पर उसने आउटराइटली ये तो नहीं कह दिया कि भाई इंट्यूटिव रीजनिंग तो बिल्कुल ही गलत है। कहीं एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है नहीं, राइट, और इंट्यूटिव रीजनिंग का तो कहीं डिस्कशन ही नहीं हुआ। सो अगेन सी गोज आउट। तो फिर बचा क्या, फिर डी बचा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को निकालते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। तो डी क्या बोलता है, डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन डिफरेंशियल स्पीड। हाँ, तो दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, क्या सही क्या गलत नहीं, डिफरेंशियल स्पीड, डिफरेंट स्पीड, एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड अ रैशनल। सो यस, दैट इज एब्सोल्युटली राइट एंड वी विल पिक डी एज द राइट आंसर। समझ गए आप। अब देखिए क्वेश्चन तो आसान है, राइट, डुएबल क्वेश्चन है। आप बाकी तीन आंसर चॉइसेस में अगर आप थोड़े से स्ट्रैटेजिकली ड्रिवन हो तो ए बी सी भी इजी एलिमिनेशन है। मुझे कोई ट्रैप आंसर चॉइस लगती नहीं अगर आपकी पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग सॉलिड है तो। ठीक है, सो व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। पहला, क्वेश्चन आसान आ सकता है तो बिल्कुल घबराइए मत, राइट, जस्ट डोंट क्रिएट मेंटल ब्लॉकेजेस हियर। दूसरा, अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। एनी समरी क्वेश्चन शुड बी लाइक एन अम्ब्रेला, जितने पॉइंट्स को कवर कर सके उतना बेहतर है ना। सो
the question is not to pick true and false, right? So you can say first information is correct. Yes, it is, but you need to understand, you have to address the question which is asking you to give summary of the paragraph. ठीक है, चलिए, so let's try the next question now. So see this question again, I'll just step aside so that you have good time to read this paragraph, and then we will discuss this and move to the answer choices. चलो, सो लेट्स सी, आई एम श्योर यू हैव रेड इट. अगर आपने नहीं रीड किया तो पॉज कर लेना, एंड देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो वंस यू आर डन रीडिंग. For years, movies and television series like crime scene investigation paint an unrealistic picture of science of voices. तो एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि अभी तो ये कह रहे हैं कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, कोई क्राइम थ्रिलर, ऐसी मूवीज और टेलीविजन ये अनरियलिस्टिक. तो यहीं पे एक वर्ड है, स्ट्रॉन्ग वर्ड है, अनरियलिस्टिक, मतलब समथिंग विच इज नॉट ट्रू, राइट, अनरियल, उसकी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं ऑफ द साइंस ऑफ वॉइसेस. लेट्स रीड फर्दर. इन द 1994 मूवी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, तो एक तो उन्होंने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बोल दिया, अब एक और मूवी का नाम ले रहे हैं, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर. तो मैं सीपीडी लिख रही हूं, राइट. एन एक्सपर्ट लिसन्स टू अ ब्रीफ रिकॉर्डेड अटरेंस. अटरेंस इज स्पीच, अटर मतलब बोलना, सो अटरेंस इज स्पीच. तो मूवी में दिखा रहे हैं कि कोई एक एक्सपर्ट है जो एक स्पीच को सुन रहा है, एंड डिक्लेयर्स दैट द स्पीकर इज क्यूबन, aged 35 to 40, educated in the ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स. यानी कि मूवी में दिखाया गया है कि एक एक्सपर्ट एक स्पीच को सुनता है और उसके बेसिस पे निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूजन निकालता है कि जो स्पीकर है, जो यानी कि जिसकी स्पीच वो सुन रहा है, वो क्यूबन है, उसकी उम्र 35 से 45 साल के बीच में है, एंड दिस फेलो इज एजुकेटेड इन द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, सो देयर इज एन ऑब्जर्वेशन व्हिच इज हैपेंड इन द मूवी, राइट. सो दिस इज वन पर्टिकुलर सीन या एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मूवी, राइट. और शुरू में ही उसने बोल दिया कि ये अनरियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं. ये अनरियलिस्टिक में एक पावरफुल वर्ड है यहाँ पर, राइट. Up the recording is then fed to a supercomputer that matches the voice to that of suspect, concluding that probability of correct identification is 90%. This sequence sums up, तो this यहाँ पे this भी powerful था. This sequence यानी कि ये तो पूरा मूवी का sequence हो गया ना. This sequence sums up a good number of misimpressions about forensic phonetics which have led to error in real life justice. तो ये कह रहे हैं कि ये मूवीज unrealistic picture create कर देती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, एरर्स होते हैं इन रियल लाइफ. तो ये तो रील की कहानी हो गई जो मूवीज रिप्रेजेंट कर रही है और जो टेलीविजन सीरीज रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी वजह से क्या होता है, दिस हैज लेड टू एरर्स इन रियल लाइफ जस्टिस. तो यहां पर एरर्स आ रहे हैं, और पहले ऑथर ने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही अनरियलिस्टिक का सीन क्लियर कर दिया था. ठीक है, सो ये अनरियलिस्टिक है भाई, ये कर पा रहे हैं, ये तो बहुत शानदार है, बट दिस इज creating errors in real life scenario. ठीक है, indeed that movie scenes exemplifies मतलब glorifies, right, the so called CSI effect, the phenomenon in which judges hold unrealistic expectations of the capability of forensic science. तो क्या होता है कि जजेस को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती है मूवीज देख के कि फॉरेंसिक साइंस से तो भाई साहब हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. सो व्हाट इज द स्टोरी. ऑथर ने बिगिन किया एक एग्जाम्पल लेके, दो एग्जाम्पल से कह रहे हैं कि जो मूवीज है और टेलीविजन सीरीज है, जैसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, और दूसरा कौन सा बोल रहा है, यहाँ पे एक पिक्चर भी बताई है उसने, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत एक अनरियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट कर दी एक सीक्वेंस को डाल के. वो कह रहे हैं कि फिर इतनी एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए कि एक्चुअली इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस इज लीडिंग टू एरर इन रियल लाइफ जस्टिस. और यहाँ पर ऑथर इस पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने की कोशिश कर रहा है दैट मूवी सीन्स एग्जेम्प्लीफाई द सो कॉल्ड CSI इफेक्ट, द फिनोमिना. अब इसकी वजह से क्या होता है कि द फिनोमिना इन विच जजेस, जो जजेस रियल लाइफ जजेस हैं, उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती है फॉरेंसिक साइंस से.
राइट, क्लियर है पैसेज? अब आप ऑप्शंस पढ़ो. आई विल जस्ट अगेन स्टेप असाइड ताकि आप अच्छे से ऑप्शंस पढ़ सको एंड यू कैन कम टू द आंसर. अगर आप देखोगे तो ऑथर ने मोर और लास्ट सेंटेंस में एक समरी प्रेजेंट कर दी थी, राइट? सो दैट विल हेल्प यू, राइट? सो नाउ टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस. अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो तो आप पॉज कर लेना और देन यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन. ठीक है? वॉइस रिकॉग्निशन हैज स्टार्टेड टू फीचर प्रोमिनेंटली इन क्राइम सीन इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशंस बिकॉज ऑफ मूवीज एंड टेलीविजन सीरीज. इज दिस व्हाट इज द मेन आइडिया? नो, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम. वो तो कह रहा है कि भाई ये तो बड़ी स्टूपिड चॉइस है. वो कह रहा है कि इनकी वजह से जजेस में अनरियली एक्सपेक्टेशन सेट हो गई हैं, राइट? तो ये पॉइंट तो आपको कवर करना पड़ेगा कि दिस इज सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड यू नो दीज. If you go back to the text, this line is crucial and this is something which is unrealistic and this is leading to unrealistic goal setting by the judges from the forensic department, right? So this choice goes out. Voice recognition as used in many movies has been used to identify criminals in real life. अब यहां पर आपको देखना है कि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसका इंपैक्ट क्या हुआ है. तो वॉइस रिकॉग्निशन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट. इन जनरल द पैराग्राफ इज मोर फोकस्ड or it is focused on forensic sciences, so even this goes out. Although voice recognition is often presented as evidence in legal cases, its scientific basis can be shaky. पर movies की वजह से क्या impact आ रहा है वो भी नहीं डिस्कस हो रहा. तो पैराग्राफ में जो समरी क्रिएट होगी उसमें एक तो आना चाहिए कि मूवीज की वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो रही हैं फ्रॉम द फोरेंसिक टीम बाय द जजेस. तो ये असेंस ऑफ द डिस्कशन है, राइट? अब वही द ब्यूटी ऑफ पीओई कि हमने ए बी सी को एलिमिनेट कर दिया तो बचा ही क्या, हमारे पास डी बचा. मूवीज एंड टेलीविजन हैव लेड टू द बिलीफ that use of forensic phonetics in legal investigations is robust and foolproof. So we will keep this. I don't know why this number has come, but this is the correct answer, right? So understand this. this में movies वाला factor बिल्कुल encounter नहीं किया, right? इसमें ये नहीं कहा कि unrealistic picture paint हो रही है, right? तो ये वाला एक important point था which has not been covered, which was used right in the beginning, also in the conclusion, which was in a way acting as the main idea of discussion. So A and B also gets eliminated, right? So this brings us to the end of the discussion. I hope you enjoyed solving the questions. आपका थोड़ा सा fear of summary questions कम हो गया. So it's a great victory. दोनों questions previously tested थे. आपको क्या ध्यान रखना है, पैराग्राफ को अच्छे से समझना है, जितना हो सके एलिमिनेशन करना है और समरी को टारगेट करना है. समरी मतलब जो आपके पूरे पैसेज का निचोड़ बता दे और जितना हो सके मेजर पॉइंट्स को इंक्लूड करे. ठीक है जी? सो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, वर्क वेरी वेरी हार्ड. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.